जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सनातनी। मैं नीलेश जोशी, आपको सबको मेरा प्रणाम। मेरे पास आज एक जो सब्जेक्ट है आप लोग के सबके ध्यान में तो आया होगा, लेकिन नहीं आया होगा तो मैं आपके ध्यान में लेके आना चाहता हूँ। यूरोपियन पार्लियामेंट के अभी इलेक्शन अभी कंक्लूड हुए हैं। उसमें राइट विंगर जितने हैं, राइट विंगर जो नेशनलिस्ट लोग हैं उसको राइट विंगर बोलते हैं, बराबर है? उसका सबका बहुत भारी बहुमति से विजय हुआ है और इसमें लीडर है हमारी मेलोनी जी जो इटाली की प्राइम मिनिस्टर है। तो वो मोदी जी के क्वाइट क्लोज है और हमारे भारत के साथ वो रिश्ते अच्छे बनाना चाहती है। तो इनका इफेक्ट क्या आएगा? इनका इफेक्ट ये आएगा, ये जो राइट विंगर जीते हैं और इसके वजह से ये फ्रांस का जो हमारा फ्रेंड है, फ्रांस का राष्ट्रपति, उसकी हार हुई है तो उसने पार्लियामेंट डिसॉल्व करके स्नैप पोल यानी इमीडिएटली पोल करवाए। मेरे ख्याल से जून के एंड में उसके पोल्स है फ्रांस के भी। तो इसके बहुत मायने रखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के ऊपर। क्या मायने रखेंगे? अभी यूरोपियन पार्लियामेंट में जो इमिग्रेशन लॉज है, मेनली बिकॉज ऑफ देयर इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स, जो खास करके मुस्लिम कंट्री में से जो लोग रेफ्यूजी बन के आए हैं, जो एसाइलम सीकर है और अफ्रीका से थ्रू द सी जिब्राल्टर के थ्रू आते हैं, स्पेन के थ्रू आते हैं, तो फ्रांस के थ्रू आते हैं, कहीं हजारों लोग आते हैं। तो उसकी वजह से उन लोग का सोशल जो सिस्टम है उसमें बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है। आपको ये विदित होगा कि फ्रांस में हत्या कर दी गई थी, वो ऐसे सब इंसिडेंट्स होते हैं। अभी उसमें राष्ट्रवाद बहुत जोर से पकड़ रहा है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि यूरोपियन पार्लियामेंट में इमिग्रेशन जो रूल्स है, असाइलम सीकर के रूल्स है, वो रिव्यू होंगे। उसकी असर ईयू के सारे जो 27 या 28 मेंबर्स कंट्री है उसके ऊपर पड़ेगी और उसकी असर पूरे वर्ल्ड में पड़ेगी और खास करके भारत को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं मोदी जी से अपील करूंगा कि मोदी जी, इन लोग से आप थोड़ा, आपको तो सब मालूम ही होगा, लेकिन एक मैं सामान्य सिटीजन होने के नाते आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको सबको आप भारत बुलाइए, जितने राइट विंगर है उसके व्यू पब्लिक करिए, क्योंकि भारत, उनका जो प्रॉब्लम है वही भारत का प्रॉब्लम है। हाँ, ये बात अलग है कि भारत बेहतर तरीके से निपट रहा है, लेकिन भारत का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो हमें चाहिए कि ये बात हम उनके साथ डिस्कस करें और कैसे कोऑपरेट करके कैसे साथ में काम किया जाए, क्योंकि ये जो बढ़ता हुआ एक जिहादी माइंडसेट है, उसको कौन से अच्छे शब्दों में बोला जाए कि फंडामेंटलिस्ट जो है, कि जो इस्लाम में नहीं मानता है, वो है ही नहीं बराबर, राइट? तो उसके लिए उनको वो काम करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो वो कभी होगा नहीं, बराबर है? तो आपको भी सबको चाहिए कि सोचे, और एनआरआई जितने मेरे मित्र है, तो हम भी सोच रहे हैं कि इनका क्या इम्पैक्ट होगा। जितने ब्राउन इमिग्रेंट्स है उसके ऊपर इसकी असर पड़ेगी, ठीक है? तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए और इसके ऊपर आप नजर रखिए सब लोग। दूसरी बात, जो हमारे इलेक्शन के रिजल्ट आए, सबको ये था, मोदी जी साहब ने भी नारा, अमित भाई ने, मोदी जी ने नारा दिया था कि आपकी बात 400 पार। शायद वो नारा की नेगेटिव इफेक्ट पड़ी है। रिजल्ट जितना अच्छा चाहिए था इतना नहीं आया, ठीक है? सरकार तो मोदी जी की तीसरी बन गई, लेकिन जो 240 सीट मिली, तो लास्ट टाइम उसको 306 सीट मिली थी। बहुत से पोल प्रेडिक्टर्स है, सेफोलॉजिस्ट है, उसकी सबकी धारणाएं गलत साबित हुई, तो कोई भी पब्लिक जनमानस नहीं समझ सका। तो मेरा ये मानना है कि इसमें 3-4 फैक्टर काम कर गए हैं। एक तो जो जॉर्ज सोरोस ने ओपन अपना पैसा डाल के एक नैरेटिव क्रिएट करने का कोशिश किया था, लोगों को बहुत पैसे दिए, तो जो जितने ओपोजिशन वाले हैं, जॉर्ज सोरोस के पैसे से वो लोग ने जितना हो सके इतना नैरेटिव फैलाया। दूसरा, कुछ बयान किसके किसके आ गए, हम किसी की चर्चा में नहीं पड़ेंगे। अभी हम लोग को, हिंदू लोग को चाहिए एकत्रित होकर रहे, एक दूसरे की टीका नहीं करे। ये टाइम लड़ने का नहीं है, ये वैसे ही हम गुलाम हुए हैं ना। एक दूसरे की टीका करते करते साथ में बैठ नहीं सकते, ईगो प्रॉब्लम बड़ा हो जाए, एक दूसरे से दुश्मनी कर लेते हैं, फिर उसमें हम कमजोर होते हैं। तो ये टाइम नहीं है कि हम नड्डा जी की मिस्टेक निकाले, अमित भाई की मिस्टेक निकाले, मोदी जी की मिस्टेक निकाले, योगी जी को ये बोले, फला को ये बोले, ढिकना को ये बोले। नहीं, ये रिट्रोस्पेक्ट जो होता है, हमारे हिंदू लोग को ये अपना साउल सर्चिंग करना चाहिए। मेरे ख्याल से मुसलमानों का एक ही ध्येय था कि मोदी को रोकना है, मोदी को हराना है, बस। सामने कौन सा भी पार्टी है, कौन सा भी कैंडिडेट है, वो कुछ भी नहीं देखते थे। मोदी को कौन हराएगा उसको मत दो, वो लोग ने भर भर के मत दिया और उसकी इफेक्ट आपको अभी नजर आई। और यूपी में योगी जी का इतना अच्छा शासन, इसके बावजूद भी इतनी कम सीटों में बीजेपी निपट गई है, वो दुख की बात है। लेकिन क्या करें, किसी का कसूर नहीं निकाल सकते, हम खाली हमारा ही कसूर निकालेंगे, लेकिन एक दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे। मैं, जो मेरा कसूर है कि मैं कितने लोगों को वोट बूथ पे लेके गया, कितनों को वोट करवाया, वो मुझे खुद को पूछना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी ये फिंगर पॉइंटिंग मत करिए। देखो ना, परफॉर्मेंस साउथ में तो कितना अच्छा रहा है। हाँ,
अजय लाज बची हम सब लोग की, मोदी जी की, बीजेपी की, एनडीए की, बिकॉज ऑफ द साउथ। अगर साउथ में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता तो शायद ये दफा सरकार नहीं बनती। और फिर बाद में 2004 से 2014 का जो 10 साल का अंधार काल था भारत के इतिहास में, सबसे शर्मजनक पीड़ा वो वापिस आ जाता और आप और हम उसके भोग बनते हैं। और सबसे पहले तो ये लोग क्या करते हैं, मोदी जी के ऊपर एसआईटी बिठाई थी जब भी गुजरात में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उसका कोई कसूर नहीं था, फिर भी सोनिया गांधी, चिदम्बरम, वो सब लोग ने मिलके फिर वो भगवा आतंकवाद की थ्योरी बनाई थी। ये सब होते और ये होते तो उसका भोग आप ही बनते। तो अपने भाई को कमजोर मत करिए, कोशिश करिए अपने भाई को जो हो सके एक तरीके से सपोर्ट करने की। एक ही बात रखिए कि अभी हिंदुओं के लिए मोदी जी और एनडीए और बीजेपी के सिवाय कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो उनके साथ टिके रहिए, उनको सपोर्ट करिए, उनको मत गिराइए प्लीज। हाँ, आप लोग सब समझदार लोग हैं, मैं कौन होता हूँ आपको बताने के लिए, बट मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, विनंती कर सकता हूँ कि ऐसा मत करिए आप। बस ये सोचिए, आप जो वोट तोड़ो पार्टी है उसको साइड करिए, अभी वोट तोड़ो पार्टी को सपोर्ट मत करिए। अभी यही देखिए कि हम कैसे एकत्रित होकर हम अपने आप को, क्योंकि ये हिंदुत्व का अस्तित्व का सवाल है। अभी आप जो नहीं समझोगे तो आप कभी भी नहीं समझोगे। बस ये 2 पॉइंट मेरे लिए आज की तारीख में मेन है। इसके बाद में एक वीडियो बनाऊंगा कि हमारा धर्म क्यों कमजोर पड़ रहा है। तो हमारा धर्म कमजोर पड़ रहा है उसकी मैं आपको एक, मेरे हिसाब से जो मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरी उम्र 72 की है, हमारे घर में कुछ धर्म के बारे में सिखाया नहीं जाता है। मैं नसीबदार था और मैं बहुत शरारती था, तो मेरी माँ ने मेरे लिए कंपलसरी कर दिया था कि सुबह में मैं गीता जी पढ़ूंगा तो ही मुझे नाश्ता मिलेगा सुबह का, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, रात को उसको मुझे रामायण सुनानी तो ही मुझे सोने के लिए जाने को मिलता था, नहीं तो नहीं मिलता था। और उस टाइम के बच्चे तो बहुत आज्ञाकारी था, माँ बाप बोले तो बैठो बैठ जाओ, उठो तो उठ जाओ होता था। हमारे समय में तो माँ बाप के सामने सवाल पूछना मना ही था। मैं मेरे पिताजी के सामने ऐसे खड़ा रहता था, जब तक नहीं बोले कि बैठो तब तक बैठ नहीं सकते थे। तो मैंने गीता जी रामायण बहुत पढ़े और बाद में महाभारत का चस्का लगा तो महाभारत सुनने के लिए जाता था। तो मुझे फायदा हुआ, वो फायदा मैंने मेरे बच्चों को दिया, मेरे बच्चों को ने वो फायदा उसके मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को दिया। तो हमें ये कुछ थोड़ा अच्छा मिलता है। तो सबसे जो पहली गुरु होती है कोई भी मनुष्य की, वो उसकी माँ होती है। तो हमारी माँ जितनी पावरफुल होगी ना, जितनी एजुकेटेड होगी, जितनी धार्मिक होगी ना, इतने ही हम धार्मिक बनेंगे। पिताजी तो रोजी रोटी कमाने के लिए उसमें दूसरे तीसरे में पड़े रहते हैं। माँ घर चलाती, माँ बच्चों की गुरु होती है, माँ बच्चों को सब कुछ सिखाती है और बच्चा पहले माँ की नजर से ही दुनिया को देखता है। तो हम उसके मामले में मैंने एक थोड़ा प्रिपरेशन किया है, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बनाऊंगा। आशा है कि आप सब लोगों को पसंद आएगा। तो आप सभी का धन्यवाद जोड़ने के लिए, देखने के लिए। मेरी एक नम्र विनंती है, मैं पैसा तो किसी से मांग नहीं रहा हूँ, मैं आपसे सपोर्ट मांग रहा हूँ। ये हमारी चैनल जो सनातन शक्ति है वो हमारी नहीं है, वो आपकी है। उनको सपोर्ट करिए, सपोर्ट पैसे से मत करिए, सपोर्ट करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, दूसरे लोगों के साथ बात करिए, तो ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। हाँ, और ये यूट्यूब तो मेरा कुछ जो ऐसे वीडियो होते तो मुझे इतना सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन वो नहीं करती है तो नहीं करती है, क्या करें। एनीवे, आपका धन्यवाद। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।